हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज हम अपने इस रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में रेडिस कैसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह पहले हम कॉन्सेप्ट को डीपली समझ लेते हैं, क्योंकि इंटरप्राइज एप्लीकेशन में सिर्फ कोड लिखना इनफ नहीं होता, बल्कि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मान लो आप रेडिस कैश को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी एंड इसको कब यूज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है रेडिस, दूसरा है कैश। तो पहले हम यहाँ पर रेडिस को समझ लेते हैं, देन कैशिंग को समझेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फास्ट इन मेमोरी डेटा स्टोरेज होता है, जिसका फुल फॉर्म है रिमोट डायरेक्टरी सर्वर। एंड ये डेटा को रैम में स्टोर करता है। मतलब अगर हम नॉर्मल डेटाबेस की बात करें जैसे PostgreSQL या MySQL, तो ये डेटा को डिस्क में स्टोर करते हैं एंड हर रिक्वेस्ट पर डिस्क का एक्सेस होता है। बट रेडिस में ऐसा नहीं होता। रेडिस में रैम में ही डेटा स्टोर होता है एंड जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है वो मेमोरी से ही रिस्पॉन्स दे देता है, मेमोरी से ही डेटा उठाकर दे देता है। एंड यही रीजन है कि अगर आप रेडिस यूज कर लेते हो अपने सिस्टम में तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम हो जाता है, मतलब बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है। एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से जो बड़ी इंटरप्राइज एप्लीकेशन होती हैं, मतलब मॉडर्न बैंकिंग ऐप या कोई फाइनटेक एप्लीकेशन है, वो कैशिंग के लिए, सेशन मैनेजमेंट के लिए, रेट लिमिटिंग, OTP, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए रेडिस का यूज करती है। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हो, डेली जाते हो एंड वहां से सामान लेते हो, मतलब राशन का सामान, घर का सामान आप वहां से लेते हो। बट क्या होता है वहाँ पे, जब भी आप जाते हो और कुछ भी बोलते हो कि ये दे दो, तो वो गोडाउन जाता है एंड वहाँ पर उस सामान को लेके आपको देता है। मतलब गोडाउन जाने में एंड वहाँ से सामान लाकर आपको देने में काफी टाइम लगता है। तो शॉपकीपर क्या करता है, जो आप उससे डेली मांगते हो, मतलब जो भी राशन का सामान आपको फ्रिक्वेंटली लेना होता है, उसको वो काउंटर में ही रख लेता है। एंड जैसे ही आप जाके उसको बोलते हो कि ये सामान दे दो, वो सीधा काउंटर से उठा के दे देता है। एंड सेम चीज होती है रेडिस में। रेडिस भी आप एक काउंटर की तरह मानिए एंड जो शॉपकीपर है वो हमारा एप्लीकेशन है। तो जैसे ही हमारे एप्लीकेशन के पास कोई रिक्वेस्ट जाती है एंड वो फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट है, मतलब बार बार आती है, बार बार उसे गोडाउन जाना पड़ता था, मतलब डेटाबेस में जाना पड़ता था, तो उसके लिए उसने क्या किया, काउंटर में सामान रख लिया, मतलब रेडिस में ही सब कुछ सेटअप कर लिया। अब जैसी रिक्वेस्ट आती है वो सीधा रेडिस से उठा के दे देता है, मतलब जो मेमोरी में, रैम में स्टोर है डेटा, वहां से उठा के दे देता है। इससे जो काम है, जो रिस्पॉन्स है, वो बहुत फास्ट हो जाता है। अब अगर रेडिस का कोई और रियल वर्ल्ड यूज की बात करें, स्पेशली बैंकिंग एप्लीकेशन में रेडिस की बात करें, तो इसका यूज थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। मतलब बैंकिंग एप्लीकेशन में, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में, ऐसी एप्लीकेशन में रेडिस का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए किसी बैंकिंग एप्लीकेशन में कोई कस्टमर है एंड वो कस्टमर दिन में कई बार अपना अकाउंट ओपन करके अपना बैलेंस चेक करता है या अकाउंट डिटेल देखता है, तो इस केस में हर रिक्वेस्ट में एप्लीकेशन को डेटाबेस में जाकर उसकी रिक्वेस्ट फैच करके लानी पड़ेगी, जिसकी वजह से डेटाबेस में अननेसेसरी लोड पड़ेगा एंड जो रिस्पॉन्स मिल रहा है यूजर को वो स्लो हो जाएगा, मतलब यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है इसमें। इस वजह से क्या करते हैं, जो भी ऐसी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली सर्विसेज हैं उनमें रेडिस का यूज कर लेते हैं। इस वजह से जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है पहले रेडिस में चेक करती है, मतलब रैम में ही चेक हो जाता है, इन मेमोरी में ही चेक हो जाता है कि डेटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर डेटा नहीं मिलता है, मान लो डेटा नहीं है, तब तो जाके वो डेटाबेस में चेक होगा। अगर वहाँ डेटा मिल जाता है, मतलब रेडिस में डेटा मिल जाता है, तो फिर डेटाबेस को चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो रेडिस से ही रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। मतलब जो भी यूजर को डिटेल चाहिए वो रेडिस से ही मिल जाती है एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है कैशिंग। इस वजह से जितनी लार्ज स्केल माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे बैंक प्रोजेक्ट, फाइनटेक प्रोजेक्ट या ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट, ऐसे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं, वो हैवली कैशिंग का यूज करते हैं। एंड उन प्रोजेक्ट में इतना कैशिंग यूज होना, उसका सिर्फ यही रीजन है कि एप्लीकेशन फास्ट रहे, मतलब यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहे, यूजर को रिस्पॉन्स फास्ट मिले। तो इस वजह से हम भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम भी एक रियल बैंकिंग एप्लीकेशन पे ही काम कर रहे हैं। बट अब यहाँ पर क्या है, रेडिस का जो सेटअप है, जितनी भी चीज़ें, इंस्टॉलेशन है, जो भी चीज़ है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने ऑथ सर्विस में। मतलब ऑथ सर्विस में हमने OTP स्टोर की थी रेडिस में, इस वजह से रेडिस का पूरा सेटअप हमने वहाँ पर देखा था। तो जिन भी लोगों ने ऑथ सर्विस में
रेडिस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लें, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड उसको देखने के बाद आपको समझ आएगा कि उसको कैसे सेटअप करना है। ठीक, अब हम बात करेंगे कैश क्या होता है। तो कैश एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जिसमें फ्रिक्वेंटली एक्सेस होने वाले डेटा को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, जिससे बार बार रिक्वेस्ट आने पर ओरिजिनल सोर्स तक ना जाना पड़े एंड क्विकली रिस्पॉन्स मिल सके यूजर को। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, जितनी भी बुक्स की ऐसी चीजें हैं जो बार बार आपको देखनी पड़ रही हैं उनको आप हाईलाइट कर देते हो, या फिर आप एक अलग से नोटबुक बना लेते हो जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन कर लेते हो, उनको आप लिस्ट कर लेते हो। तो यही जो हाईलाइटेड डेटा है जो बार बार आपको देखना पड़ रहा है, यही रियल लाइफ में कैश का काम करता है। मतलब कैश एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा डेटा होता है जो यूजर को फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है। इस वजह से ऐसे डेटा को हम रेडिस में स्टोर कर देते हैं, जिससे जब भी यूजर को जरूरत पड़ती है रेडिस वो डिटेल यूजर को दे देता है। इस वजह से जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो कम हो जाता है, जिससे यूजर को फास्ट रिस्पॉन्स मिलने लगता है। ठीक है, अब कैश को ब्रॉडली कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लाइक इन मेमोरी कैश, डिस्ट्रीब्यूटेड कैश, परसिस्टेंट कैश, इस तरह से काफी सारी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बट जो रियल एंटरप्राइज एप्लीकेशन में यूज होता है वो मोस्टली रेडिस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कैश यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सर्विस को सेम कैश डेटा यूज करना होता है। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैश का कॉन्सेप्ट क्या है एंड इसको डेटाबेस से क्यों अलग किया जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी समझ आ गया होगा कि बार बार डेटाबेस के पास रिक्वेस्ट जाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, एंड यही ज्यादातर चीजें इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। रेडिस क्या है, कैश क्या है, कैसे काम होता है, डेटाबेस में स्टोर क्यों नहीं करते डेटा को, अगर डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर है तो वहां से एक्सेस क्यों नहीं करते, कैश में डेटा क्यों स्टोर करते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वो आप इजीली हैंडल कर लोगे अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दी जाती है कि जब भी आप कैश यूज करते हो तो ब्लाइंडली यूज नहीं कर देना है आपको कहीं भी कैश। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे एप्लीकेशन में जो रिक्वेस्ट आती हैं, मतलब जो ऐसा डेटा है जो बार बार यूजर को चाहिए होता है, वो कौन सा डेटा है, वो कौन सी सर्विस है जो बार बार हिट हो रही है। इसके साथ ही वो कौन सी सर्विस है, वो कौन सा डेटा है जो कभी भी कैश में नहीं रखना है। इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपने एप्लीकेशन में सही जगह कैश का यूज कर पाओगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए हमने कहीं भी कैश लगा दिया तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, उससे एप्लीकेशन फास्ट ही होगा जितना ज्यादा कैश यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बैंकिंग एप्लीकेशन होती है उसमें परफॉर्मेंस एंड डेटा कंसिस्टेंसी दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से हमें सिर्फ वही डेटा कैश में रखना होता है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है एंड कंपेरेटिवली कम चेंज होता है, लाइक कस्टमर प्रोफाइल, ऑथ सर्विस का यूजर रोल रिलेटेड जो डेटा है। इसके अलावा केवाईसी स्टेटस भी वेरीफाई होने के बाद फ्रिक्वेंटली यूज होता है, मतलब चेक किया जाता है कि केवाईसी स्टेटस सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है, स्टेटस क्या है इसका। तो यहाँ भी कैश बहुत यूजफुल होता है। इसके अलावा हम अकाउंट सर्विस में भी कैश यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो TTL है वो बहुत कम रखा जाता है। TTL मतलब टाइम टू लाइफ, मतलब कैश का जो एक्सपायरी टाइम है वो बहुत ही कम रखा जाता है। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें कैश में हम रखते हैं एंड रखनी भी चाहिए। एंड यहाँ बात करें अगर कौन सी चीज़ कैश में नहीं रखनी है, तो आपका बैलेंस, मतलब यूजर का बैलेंस फ्रिक्वेंटली चेंज हो सकता है। इस वजह से बैलेंस को हम कैश में नहीं रख सकते। बैलेंस चेक करने के लिए आपको DB एक्सेस ही करना पड़ेगा। एंड यही रीजन है कि आजकल बैंक एप्लीकेशन या UPI में भी अब ऐसा आ गया है कि आप दिन में कितनी बार अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। मतलब आपका अगर बिजनेस अकाउंट है एंड हर मिनट हर सेकंड आपके पास कुछ बैलेंस आ रहा है, कुछ अमाउंट आ रहा है, तो आप बार बार चेक नहीं कर सकते, उसकी एक लिमिट है। एंड ऐसा रूल बनाने का सिर्फ यही रीजन है, क्योंकि हर रिक्वेस्ट जाके डेटाबेस को हिट करती है एंड डेटाबेस से डेटा लेकर आती है बैलेंस का। वहाँ पर कैश काम नहीं करता, मतलब जो डेटा आपको दिखता है वो कैशिंग के थ्रू नहीं दिखता, आपको डायरेक्ट DB एक्सेस ही करना पड़ता है। इसलिए एप्लीकेशन में लोड इंक्रीज होता है, डेटाबेस में लोड इंक्रीज होता है एंड साइट स्लो हो जाती है। इसी वजह से बैलेंस बार बार चेक नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको 2 डिपेंडेंसी लगानी होती हैं अपने एप्लीकेशन में, अपनी सर्विस में। सबसे पहले तो आपको रेडिस लगानी है, दूसरा कैश।
तो हमें फिलहाल अपने प्रोजेक्ट में 3 ऐसी सर्विस हैं जहां पर रेडिस कैश का यूज करना है। एक है अकाउंट सर्विस, दूसरा है कस्टमर सर्विस एंड तीसरा है ऑथ सर्विस। तो तीनों में एक एक करके ये डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अकाउंट सर्विस में। इसमें pom.xml में आएंगे। इसमें आपको पहले चेक कर लेना है कि आपके पास कैश या रेडिस की डिपेंडेंसी अवेलेबल तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप कहीं पे भी इन दोनों की डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ नीचे ही इसको कर देता हूँ Ctrl+V एंड Ctrl+V, मतलब एक रेडिस के लिए एंड एक कैश के लिए। अब जहाँ भी आपको कैश का डिपेंडेंसी ऐड करना है वहाँ यहाँ लास्ट में वेब की जगह कर दीजिए कैश, एंड रेडिस के लिए आपको करना पड़ेगा डेटा रेडिस। ठीक है, इसको करिए सेव। इसके बाद आपको कैश को इनेबल करना होता है। तो आएंगे हम अपने जावा में। इधर जो आपका मेन फाइल है, मतलब जहाँ पर आपका मेन क्लास है, उसे ओपन करते हैं एंड वहाँ पे हम लगा देंगे एक एनोटेशन। यहाँ लिखिए एट इनेबल कैशिंग। ये इस सर्विस में कैशिंग फीचर को एक्टिवेट करेगा। मतलब जहाँ भी हम कैश से रिलेटेड एनोटेशन यूज करेंगे, मान लीजिए आपने कैशेबल यूज किया कहीं पे भी, तो इसके थ्रू उस एनोटेशन को प्रोसेस किया जाएगा एंड जो कैशिंग बिहेवियर है वो अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसको करिए सेव। एंड अब आते हैं हम अपने application.yml में, जो कि रिसोर्स के अंदर मिलेगा। इसको ओपन कर लीजिए। इसमें हम इससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। सबसे नीचे आते हैं, इसमें यहाँ रूट में आते हैं, यहाँ लिखिए spring.cache.type। ये अपने आप ऊपर आ गया एंड यूरेका नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ पर जो spring.cache है यहाँ पे spring की प्रॉपर्टी चल रही है, तो इस वजह से ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, एंड यहाँ टाइप में आपको सेट करना है किस टाइप का कैश यूज कर रहे हो। तो हम रेडिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू स्प्रिंग बूट को पता चलेगा कि आप किस टाइप का कैश यूज कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे कैश अवेलेबल हैं, लाइक सिंपल कैश, कैफीन, रेडिस, हेजलकॉस्ट, EH कैश, इस तरह के काफ़ी सारे कैश अवेलेबल हैं। ठीक है, एंड इन सारे कैश का जो यूज है वो अलग अलग है, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कैश को चूज किया जाता है। बट अभी हमें यहाँ पे रेडिस कैश की जरूरत है, तो हमने यहाँ पे रेडिस यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपको बताना होता है कि जो आपका रेडिस सर्वर है वो कहाँ पर रन हो रहा है, मतलब लोकल होस्ट में है या कहीं और पे है, उसका पोर्ट क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे, इधर data.redis.host, इधर कर दीजिए लोकल होस्ट, देन पोर्ट में सेट कर देंगे 6379। ये इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, तो आपको भी यही करना है। ठीक है, इसके बाद इसको लास्ट में बताना होता है कि TTL क्या है, मतलब टाइम टू लाइव कितना रखना है। तो cache.redis.time to live, इसमें कर देंगे 30,000। 30,000 क्या होगा, ये मिली सेकेंड में वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे आ गया आपका टोटल 5 मिनट। ठीक है, अब 5 मिनट TTL का मतलब क्या है कि आपका जो कैश है वो 5 मिनट तक लाइव रहेगा, इसके बाद वो एक्सपायरी हो जाएगा, मतलब फिर वो रेडिस से डिलीट हो जाएगा। अब इस केस में मान लीजिए आपका यूजर, मतलब जो कस्टमर है, वो 10 या 20 मिनट तक एप्लीकेशन यूज करता है, लेकिन जो कैश है वो 5 मिनट में एक्सपायरी हो जाएगा। मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन कैश में गई है तो वो 5 मिनट तक ही अवेलेबल रहेगी, वहाँ पर 5 मिनट तक यूज होगी। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसके बाद क्या होगा, मतलब फिर एप्लीकेशन फिर से लोड लेने लग जाएगी, फिर से सारी रिक्वेस्ट डेटाबेस पर जाने लग जाएंगी, जिस वजह से एप्लीकेशन धीमी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जब भी 5 मिनट पूरे हो जाते हैं एंड रेडिस से ये कैश हट जाता है, तो यूजर फिर से मान लो रिक्वेस्ट हिट करता है, तो वो रिक्वेस्ट फिर जाएगी डेटाबेस में, एंड डेटाबेस में जाने के बाद फिर जैसे ही वो डेटा आता है तो ऑटोमेटिकली फिर से वो आपके कैश में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं उसके बाद सिर्फ एक रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस को, एंड देन 5 मिनट तक जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी उस डेटा से रिलेटेड, वो फिर से कैश से ही डेटा उठाने लग जाएगा। इसको करिए सेव। अब सेम चीज़ आपको अकाउंट सर्विस में भी करनी पड़ेगी, एंड जहाँ भी आपको रेडिस एंड कैश का यूज करना है उधर आपको ये चीज़ सेट करनी पड़ेगी, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी। तो साथ ही साथ आप वहाँ भी चेंज करते जाना, क्योंकि मैं फिर मैनुअल चेंज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा एंड मेरा हो जाएगा।
तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ यूज करना है वो खुद से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के हिसाब से जिधर भी यूज होना है मैं बता दूंगा। देन आप किसी भी रियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो वो सेम तो नहीं होगा, वो डिफरेंट ही होगा इससे। तो आपको उस हिसाब से ये 3 प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे दी हैं एंड आगे जो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूँ वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको रखना है, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आप देते हो एंड जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर कॉन्फ़िगरेशन देते हो वो एक्चुअली सेम तरह से ट्रीट होती हैं। बट कॉन्फ़िगरेशन क्लास में जब आप कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हो उसका एक आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो मॉडिफाई की जा सकती है कॉन्फ़िगरेशन क्लास में। तो हमें मॉडिफाई क्या करना है, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रेडिस में डेटा स्टोर कैसे होता है। तो जब भी कोई डेटा रेडिस में स्टोर होता है, मतलब कैश रेडिस में स्टोर होता है, तो वो बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी डेटा होता है, मतलब वो रीडेबल नहीं होता। अगर आप उसको डिबग करना चाहो, ट्रेस करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। बट हमें किस तरह का डेटा चाहिए, हमें रीडेबल डेटा चाहिए, मतलब जेसन में डेटा चाहिए, मतलब हम उसे पढ़ पाएँ एंड देख पाएँ, ट्रेस कर पाएँ, समझ पाएँ क्या स्टोर हो रहा है, इस तरह का डेटा चाहिए। एंड रियल बैंकिंग प्रोजेक्ट में भी दोनों तरह का डेटा स्टोर होता है, एक रीडेबल फॉर्म में जो डिबग करने में यूज होता है या अगर किसी को देखना है तो उसके लिए यूज होता है, दूसरा होता है बाइनरी फॉर्म में। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रहा है। इसका मतलब जो मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन क्लास की बात कर रहा हूँ, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको देना है। बट अगर कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन क्लास नहीं देते हो तब भी आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर चलेगा, लेकिन फिर भी इंटरप्राइज एप्लीकेशन में जिस तरह से काम होता है, जिस तरह से कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ कॉन्फ़िग पैकेज में एंड एक नई क्लास बना लेते हैं, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए रेडिस कॉन्फ़िग। इसमें सबसे पहले आपको एक एनोटेशन लगाना होता है, एट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसके थ्रू आप स्प्रिंग बूट को बताते हो कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, इसमें एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स होंगी एंड वो सेटिंग होंगी बीन के अंदर, मतलब बीन एनोटेशन लगाना होता है इसके बाद। तो यहाँ पे लगा दीजिए एट बीन। अब बीन के नीचे जो भी मेथड होगा वो मेथड जो रिटर्न करेगा उसको स्प्रिंग बूट अपने कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर कर लेगा, ठीक है। अब बीन के नीचे जो मेथड देना है वो मेथड क्या काम करेगा, तो हम एक्चुअली जो रेडिस कैश का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको अपडेट कर रहे हैं, मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसके लिए एक क्लास यूज होती है रेडिस कैश कॉन्फ़िगरेशन। तो उसी का हम यूज कर लेंगे, मतलब जो भी हमें डेटा मिलेगा वो रेडिस कैश कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखिए रेडिस कैश कॉन्फ़िगरेशन एंड इसका नाम दीजिए कैश कॉन्फ़िग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों का एक डाउट होगा कि जो भी रेडिस कैश से रिलेटेड काम होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है, उसके लिए एक मैनेजर होता है जिसे रेडिस कैश मैनेजर बोलते हैं, वो सब हैंडल करता है। बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो रेडिस कैश से रिलेटेड डेटा है वो रेडिस कैश कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू होगा। तो देखो दोनों में फ़र्क है। जो रेडिस कैश कॉन्फ़िगरेशन है वो रेडिस कैश से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देता है, किसको देता है, रेडिस कैश मैनेजर को। तो रेडिस कैश मैनेजर को काम करने के लिए जो भी सेटिंग की ज़रूरत होती है, मतलब एक तो वो डिफ़ॉल्ट काम करता है, जो मैंने बताया कि वो डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर देता है, वो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। लेकिन अगर आपको कुछ अपडेट करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है उस सेटिंग की, मतलब आपको बताना होता है मैनेजर को वो सेटिंग जिस हिसाब से आपको मॉडिफिकेशन करने हैं। एंड वो सेटिंग कहाँ से मिलेगी, वो सेटिंग देता है रेडिस कैश कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसके अंदर आपको लिखना है कोड, तो हम सीधा यहाँ पे कर देंगे रिटर्न किसको, रेडिस कैश कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब रेडिस कैश कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर हम बिल्ड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन को सेट करके इसको सीधा रिटर्न कर देंगे। अब क्या क्या चीज़ इसमें सेट करते हैं, तो देखो इसके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं सेट करने के लिए, बट अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है,
वो निकाल के लाते हैं। एंड उस डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में तो बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारे सेटिंग्स होगी, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, बट हमें उसमें से सारी चेंज नहीं करनी है, हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। तो अगर हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की यूज नहीं करते हैं तो हमें सब बताना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हें डिफ़ॉल्ट रखना है, ये आपको चेंज करना है इस हिसाब से। एंड कैसे क्या करना है ये आपको मैनुअल बताना पड़ेगा, सारी सेटिंग बतानी पड़ेगी। इस वजह से आपको सारा कुछ ना बताना पड़े, यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर लेते हो, जिसके लिए एक मेथड होता है, मेथड कॉल कर लेंगे यहाँ पे डॉट डिफ़ॉल्ट कैश कॉन्फ़िग। इससे जितनी भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल जाएगी। अब जो चीज़ हमें चेंज करनी है उसमें डिफ़ॉल्ट क्या होगा, क्या चीज़ें चेंज करनी है, तो देखो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि जो भी रेडिस में डेटा स्टोर हो वो रीडेबल फॉर्म में स्टोर हो। तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा की सीरियलाइजर एंड वैल्यू सीरियलाइजर एंड डी सीरियलाइजर, इस तरह की चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पड़ा होता है, मतलब की सीरियलाइजर में पड़ा होता है स्ट्रिंग रेडिस सीरियलाइजर एंड वैल्यू सीरियलाइजर में पड़ा होता है जेडीके सीरियलाइजेशन। तो जेडीके सीरियलाइजेशन नहीं चाहिए अब हमें, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है बाइनरी में, हमें चाहिए जेसन में, ठीक है। इसके अलावा जो TTL है, जो टाइम टू लाइव है, उसे भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो हम ऑलरेडी XML में कर चुके हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप देना चाहो तो दे दो, ओवरराइड हो जाएगा, एंड ना देना चाहो तो वो चीज़ वहाँ से उठा लेगा ये, ठीक है। अब मान लीजिए आपको TTL सेट ही करना है, यहीं पे सेट करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे लगाइए डॉट इंट्री TTL, इसमें ड्यूरेशन सेट कर देंगे डॉट ऑफ मिनट, ये ऑफ माइल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑफ मिनट डॉट ऑफ मिनट, एंड इसमें कर दीजिए 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेट करेंगे सीरियलाइजेबल। तो सीरियलाइजेबल की चेंज नहीं करनी है हमें, की तो वही रखनी है जो डिफ़ॉल्ट में जा रही है, हमें सिर्फ चेंज करना है वैल्यू को। तो यहाँ आएंगे, नीचे ही रख लेते हैं डॉट सीरियलाइज वैल्यू विथ, इसमें पास कर देंगे रेडिस सीरियलाइजेबल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर नहीं आया तो हमें लिखना पड़ेगा, ये आ गया डॉट सीरियलाइजेशन पेयर। अब ये क्यों यूज करना है मैं अभी क्लियर कर दूंगा, पहले मैं इस मेथड को लिख देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 2-3 चीज़ें डिसाइड करती है, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें दीजिए डॉट फ्रॉम सीरियलाइजर, एंड इसमें देनी होती है वो क्लास जो रेडिस में डेटा को जेसन फॉर्म में स्टोर करेगा। तो यहाँ लिखिए न्यू जेनरिक जैक्सन टू जेसन रेडिस सीरियलाइजर, एंड यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन। इसको करिए सेव। अब इसको मैं एक बार बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें की हैं। इधर सबसे पहले रेडिस सीरियलाइजर मतलब रेडिस सीरियलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज किया गया है, बट इससे पहले ये सीरियलाइज वैल्यू विथ का मैं यूज बता देता हूँ। अगर आप सीरियलाइज वैल्यू विथ यूज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप रेडिस कैश कॉन्फ़िगरेशन को बोल रहे हो कि कैश वैल्यू स्टोर करते टाइम आपको ये सीरियलाइजर यूज करना है। देन है रेडिस सीरियलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, जिसके थ्रू आप रेडिस को बताते हो कि यहाँ पर की कैसे सीरियलाइज होगी, वैल्यू कैसे सीरियलाइज होगी, कैसे डीसीरियलाइजेशन होगा, ये सारी चीजें आप क्लियर करते हो, ठीक है। इसके बाद आप यूज करते हो सीरियलाइजेशन पेयर का। तो सीरियलाइजेशन पेयर आप इस वजह से यूज करते हो क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्ट जो क्लास है वो नहीं दे सकते हो, मतलब रेडिस कंपेटेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए इंटरनली सीरियलाइजेबल को एक रैपर के अंदर रखा जाता है। देन आपको बताना होता है कि किस क्लास के थ्रू, मतलब कौन सी क्लास है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट किया जाएगा। एंड इसी वजह से यहाँ पे ये फ्रॉम सीरियलाइजर का यूज किया जाता है एंड इसके अंदर रखा जाता है वो ऑब्जेक्ट। तो जो जैक्सन मतलब जेनरिक जैक्सन 2 वाली ये क्लास है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है एंड ये सीरियलाइजर स्पेसिफिकली जैक्सन लाइब्रेरी यूज करता है, जिसके बाद डेटा सीरियलाइज हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट होगा, मतलब कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैं बार बार सीरियलाइज क्या कर रहा हूँ। तो सीरियलाइज मतलब आप ऐसे समझिए कि आपका जो डेटा है वो जावा में है एंड उसको कन्वर्ट करना है जेसन में या स्ट्रिंग में या किसी और भी फॉर्मेट में, तो उसको कहते हैं सीरियलाइजेशन। एंड इसी का उल्टा मतलब स्ट्रिंग या जेसन या किसी और फॉर्मेट को जब हम जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन। तो देखो ये मेथड आपके दो काम करता है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे हम
की को चेंज नहीं कर रहे हैं, की मॉडिफाई नहीं हो रही है, की एज इट इज़ रहेगी जैसे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में होती है। एंड यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब वैल्यू सीरियलाइजर या डीसीरियलाइजर पर काम कर रहे हैं। तो वैल्यू सीरियलाइजर में क्या होगा, जो भी कैश का वैल्यू होगा वो जेसन में जाके कन्वर्ट होगा, मतलब जेसन में स्टोर होगा। एंड साथ ही ये एक काम और करता है डीसीरियलाइजर, मतलब जब वहाँ से डेटा आएगा तो उसको ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये क्लास इतनी कैपेबल है। ठीक है, अब हमें इस कैश का यूज करना है, मतलब हमने सेटिंग कर दी, बट अब फाइनल टच देने के लिए हमें कुछ एनोटेशन लगाने होंगे जहाँ पर भी हमें कैश स्टोर करना है, मतलब जो डेटा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है उससे पहले हमें एक एनोटेशन लगाना होता है कैशेबल, जिसके बाद जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो पहले कैश में चेक करेगी, अगर डेटा मिलता है तो वहाँ से वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। अगर कैश में डेटा नहीं होता है तो फिर जाकर वो डेटाबेस को हिट करेगा। तो ये अकाउंट सर्विस है। अकाउंट सर्विस में जहाँ भी यूजर अकाउंट को फैच कर रहा है, अकाउंट डिटेल को फैच कर रहा है, वहाँ पर हम कैश का यूज कर देंगे। तो हम यहाँ आएंगे सर्विस में, एंड यहाँ आप देखोगे 3 सर्विस हैं, जिसमें से पहले हम ओपन करेंगे अकाउंट सर्विस। एंड यहाँ पर आपको एक मेथड मिलेगा गेट अकाउंट करके। इधर गेट अकाउंट किधर गया, गेट अकाउंट नहीं है क्या? एक बार हम क्लाइंट में चेक करते हैं, तो ये कस्टमर क्लाइंट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं। इधर आएंगे पब्लिक अकाउंट डीटीओ टाइप का डेटा होगा, इसका नाम दीजिए गेट अकाउंट। अब किसकी अकाउंट डिटेल निकालनी है तो उसके लिए आपको अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे पास कर देंगे अकाउंट नंबर। ठीक है, देन यहाँ पे यूज कर लेंगे, मतलब कॉल कर लेंगे रेपो को, तो ये अकाउंट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा अकाउंट, देन रेपो डॉट फाइंड बाय अकाउंट नंबर, एंड इसमें आ गया अकाउंट नंबर। देन ये ऑप्शनल टाइप का डेटा देगा जिसको हमें हैंडल करना पड़ेगा, डॉट और एल्स थ्रो, इसमें लैम्डा यूज कर लेंगे, देन न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें पास कर दीजिए एक मैसेज अकाउंट नंबर नॉट फाउंड, एंड लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, एंड अब आपको करना है रिटर्न, बट रिटर्न करोगे आप मैप के फॉर्म में, क्योंकि हमने मैप बना रखा है। इसमें पास कर दीजिए अकाउंट। ठीक, इसको करिए सेव। अब ये आपका मान लो एक मेथड है। ठीक है, अब इसमें आपको लगाना है कैश, तो कैसे लगाओगे? ये एरर क्यों आ रही है यहाँ पे? ये इस वजह से क्योंकि ये जो मैप है ये रिस्पॉन्स दे रहा है अकाउंट रिस्पॉन्स टाइप का, एंड हमने यहाँ पे यूज किया अकाउंट डीटीओ टाइप का, तो यहाँ पे कर दीजिए अकाउंट रिस्पॉन्स, इसको करिए सेव। अब यहाँ पर अगर आपको कैश यूज करना है तो यहाँ पे लगाइए एट कैशेबल। इसमें आपको 2 चीज़ें देनी होती है, वैल्यू एंड की। तो सबसे पहले देखते हैं वैल्यू, इसका नाम दीजिए अकाउंट कैश। ठीक है, एंड की में दीजिए, यहाँ पहले देंगे की, एंड इसमें देंगे हैज़ अकाउंट नंबर। ठीक है, इस तरह से आपको भी यूज कर लेना है जहाँ पर भी कैश की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है वहाँ पर आपको कैशिंग का यूज करना है। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस एंड ऑथ सर्विस में खुद से ही ट्राई करना है एक बार, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है एंड डेवलपर को खुद से ही सोचना पड़ता है कि किस जगह पर कैश का यूज करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अगर आपसे हो जाता है ये प्रॉपर तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा एक बार कोड दिखा दूंगा जहाँ भी मैंने यूज किया है, तो आप उधर से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एडवांस चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रियल बैंकिंग प्रोजेक्ट में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ समझ में आया हो तो इसको लाइक भी करिए। थैंक यू।